Hello students, ninth class, welcome to our channel Quick to Learn. We are going to start the first chapter, the language of chemistry. ये सिलेबस आपका दे रखा है आपको, आपने सब वी आर गोइंग टू रेफर टू सेलिना बुक से हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो ये पूरा सिलेबस दे रखा है जो आपके बोर्ड से प्रिस्क्राइब्ड है, फर्स्ट चैप्टर में वो कवर हो रहा है। एंड दिस चैप्टर अपीयर्स टू बी वेरी सिंपल। बच्चों को ऐसा लगता है कि हमें ये सारी टर्म्स तो पता ही हैं तो इसको लाइटली लेते हैं, बट इट इज़ नॉट सो, क्योंकि इसमें जो आई वुड से जो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है हर टॉपिक की, बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, वो आपके लिए आगे आने वाली केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। 9th 10th 11th 12th चारों साल में ये चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। और उसके बाद भी आप लोग एक चीज़ समझिए कि जब आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द बेसिक्स। आपको हर टर्म का मतलब पता होना चाहिए, बेसिक्स सारे क्लियर होने चाहिए, सो दैट यू कैन व्हेन यू अपीयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो तो आपको दिक्कत नहीं होती है। आईसीएससी का मैं बार बार यही कहती हूँ कि आईसीएससी का सिलेबस बहुत अच्छा है, इन बच्चों को कंपटीशन में प्रॉब्लम नहीं होती है। सीबीएसई का सिलेबस इतना डिटेल्ड नहीं होता है, आप लोगों का सिलेबस काफ़ी डिटेल्ड है। सो लेट अस स्टार्ट। सिंपल सिंपल टर्म्स हैं। पहला आपको दे रखा है कि एलिमेंट क्या होता है, मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है, आपको पता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड्स बनते हैं और कंपाउंड्स के कॉम्बिनेशन से मैटर बनता है ना। तो वो मैटर हो गया। मैटर क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ है मैटर की, वो आप लोग लोअर क्लास से पढ़ रहे हैं। एलिमेंट क्या होता है कि एलिमेंट है, एन एलिमेंट इज अ सिंपल एंड प्योर फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डीकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मैटर का एक ऐसा पार्ट जो कि प्योर है, उसकी जैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है और हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते नॉर्मल मीन्स से, तो दैट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, अब एलिमेंट किससे मिलके बनता है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, या एलिमेंट किन चीज़ों से, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट विच रिप्रेजेंट्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज एन एटम। देखो एटम को भी हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ये आपको पता है, आगे आप पढ़ेंगे, आपका चैप्टर है जिसमें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में आप पढ़ेंगे कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एटम एक एलिमेंट का सबसे छोटा वो पार्टिकल है जो कि उसकी सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस, डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए, है ना। हम क्या कह रहे हैं कि एटम एक एलिमेंट का सबसे छोटा वो पार्टिकल है जो उसकी सारी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हो, जितने भी केमिकल रिएक्शन है सबको वो शो करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और अगर हम एटम्स को कंबाइन कर दें तो वो बन जाते हैं मॉलिक्यूल्स। एटम्स, अब मॉलिक्यूल में सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स होंगे तो वो होमोटॉमिक हो जाएगा, और अगर जो डिफरेंट टाइप्स होंगे तो वो हेट्रो होगा। ओके, मॉलिक्यूल्स जो हैं, अगर एक मॉलिक्यूल में दो एटम हैं तो वो क्या हो जाएगा, डायटोमिक। अगर एक ही एटम है, यहाँ पे देखो आपकी बुक में दे रखा है कि मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जिनके की एक ही एटम होता है, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है ना, और भी बहुत सारी इनर्ट गैसेस तो सारी मोनोएटॉमिक होती हैं। मेटल्स में हम बात करें तो सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सब मोनोएटॉमिक हो गए। तो ये हो गए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल या एटम्स जो कि सिंगल एटम एग्जिस्ट कर सकता है। दूसरी हम बात कर रहे हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स रहते हैं, वो दोनों कंबाइन करके रहते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों होता है, ये आप अभी आगे पढ़ेंगे, वैलेंसी का कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि टर्म का मतलब क्या है। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल क्या हो गए, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें कि दो एटम कंबाइन करके रहते हैं। तो इसका बहुत सिंपल एग्जांपल आपको पता है, हाइड्रोजन हो गया, ओके दिस इज टू थिक, हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, ये सारी गैसेस आपको पता है कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं। टेट्राटॉमिक में मतलब एक ही एलिमेंट के जब चार एटम कंबाइन करके रहते हैं, फॉस्फोरस उसका एग्जाम्पल है, तो ये हो जाते हैं टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऑक्टा भी होते हैं, जैसे सल्फर का जो मॉलिक्यूल है S8 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हो गए आपके डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो हम ये कह रहे हैं कि अब मॉलिक्यूल भी एक
स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट हैज द कैपेबिलिटी टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और वो मॉलिक्यूल उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एटम कर रहा था वैसे ही मॉलिक्यूल भी कर रहा है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सेम मॉलिक्यूल से, एक ही एलिमेंट के मॉलिक्यूल थे। अब हम बात करें कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो क्या होता है। आई होप आई एम नॉट टू फास्ट, स्टूडेंट से दैट आप मैम बहुत फास्ट पढ़ाते हो तो मैं थोड़ा और धीरे पढ़ाऊंगी, मैं भूल जाती हूँ। ओके, सो जब एटम्स ऑफ डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट्स के जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो फिर भी वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगेन दे आर फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल, बट दैट इज ऑल्सो नोन एज अ कंपाउंड। ठीक है, मॉलिक्यूल सेम एटम्स का भी हो सकता है, मतलब एक ही एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि N2, H2, O2, Cl2। ठीक है, ये सारी गैसेस हैं। और अगर दो डिफरेंट एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल बनाएंगे देन वी कॉल इट अ कंपाउंड। ठीक है, जिसमें कि एक नई प्रॉपर्टीज होती है। जो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूल हैं, वो वही प्रॉपर्टीज शो करेंगे जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। लेकिन जब कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम कंपाउंड ले लेते हैं NaCl, है ना, आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दे रखा है। तो वो किससे मिलके बनता है, सोडियम प्लस क्लोरीन। तो ये जो सोडियम और क्लोरीन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये NaCl शो नहीं करेगा। NaCl की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो डिफरेंट होंगी, डिफरेंट देन सोडियम एंड क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन से बिल्कुल डिफरेंट होंगी NaCl की प्रॉपर्टीज, तो वी कॉल इट अ कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, when atoms or molecules of different elements combine they form the molecule of a compound। और एग्जाम्पल्स हैं सोडियम क्लोराइड, वाटर, अमोनिया, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, अब इनको हम एब्रीविएट करके कैसे लिखते हैं, सिंबल्स और फॉर्मूले की हेल्प से। जैसे हमने लिखा ये सोडियम क्लोराइड है तो हमने इसको लिख दिया NaCl, क्योंकि सोडियम का सिंबल होता है Na, नेट्रम, और क्लोरीन का होता है Cl। ठीक है, ये कैसे होता है वो भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। अब ये बात कर, थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें कि केमिस्ट्री कैसे डेवलप हुई, क्या क्या हुआ। कि ये कह रहे हैं कि 1600 के पहले एल्केमिस्ट जो थे वो पिक्चर्स से, पिक्टोग्राफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते थे कि अपने जो चीज़ें थी उनको, जैसे कि ट्रायंगल अर्थ के लिए, सिल्वर के लिए क्रेसेंट, क्रेसेंट आप समझते हो ना, हाफ मून। और डाल्टन आए तो डाल्टन ने कुछ और सिंबल्स यूज की, जैसे उन्होंने क्या यूज किया, ओ के लिए एक सर्कल यूज करते थे वो, और सर्कल के में डॉट लगा दिया तो वो हाइड्रोजन के लिए सिंबल यूज करते थे। तो ऐसे उन्होंने अपने कुछ सिंबल्स बनाए, अर्ली जो केमिस्ट थे उन लोगों ने। लेकिन फिर क्या हुआ कि अब जब ऑल ओवर द वर्ल्ड साइंस डेवलप हो रहा है, लोग अलग अलग अपने लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, दे हैव टू हैव अ प्रॉपर साइन, है ना, एक लैंग्वेज। जैसे हमें कम्युनिकेट करने के लिए सेम लैंग्वेज चाहिए। जैसे हमने बायो में, बॉटनी में हम पढ़ते हैं कि हमने हर फ्रूट का, हर ट्री का नाम रखा हुआ है, एक जिसे हम कहते हैं बोटैनिकल नेम या साइंटिफिक नेम जो होता है, ताकि दुनिया में कोई भी स्टडी हो रही है उसकी तो हम पता चल जाए कि हाँ उस प्लांट की बात हो रही है। नहीं तो हम यहाँ पे मैंगो को आम बोल रहे हैं, कहीं पे और कुछ बोले जाते हैं, और किसी कंट्री में कुछ और बोले जाते हैं, तो कंफ्यूजन, इट क्रिएट्स अ कंफ्यूजन। तो सिमिलरली सब, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी एंड वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इसलिए दे डिसाइडेड कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिंबल्स होने चाहिए, नेम्स होने चाहिए सारे एलिमेंट्स के। तो अब इसकी ये जो थॉट था, तो लेटर जोहान बर्जीलियस, इन्होंने ये बोला कि हर एलिमेंट का जो नाम है उसका इनिशियल लेटर कैपिटल फॉर्म में लेके उसका सिंबल बना दो। जैसे कि ऑक्सीजन का कैपिटल O, कैपिटल H हाइड्रोजन का, कैपिटल C कार्बन का, एंड सो ऑन। लेकिन अब हुआ क्या कि जो ये सारे एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या सोडियम, तो इनके दो दो नाम हैं। एक नाम लैटिन नेम है और एक इंग्लिश नेम है। अब जैसे सोडियम को ही ले लो, तो सोडियम का जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है, और इंग्लिश नेम क्या है, सोडियम। तो इसमें भी कंफ्यूजन हुआ कि अब कौन सा वाला नाम रखा जाए, तो दे डिसाइडेड कि हम लैटिन नेम्स के अल्फाबेट्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज ध्यान रखिएगा, लैटिन। अब जैसे देखो यहाँ पे दे रखा है, ये जो टेबल है आपकी, इसमें दे रखे हैं गोल्ड का क्या होता है, ऑरम, तो उसका सिंबल हो गया AU, फर्स्ट 2 लेटर से लिए। इसमें करते क्या है कि पहला लेटर कैपिटल लेते हैं और सेकंड लेटर को स्मॉल अल्फाबेट लेते हैं। सिल्वर का आर्जेंटम होता है तो AG हो गया उसका, मर्करी का हाइड्रोगायरम तो HG, कॉपर का क्यूप्रम, लेड का प्लम्बम, आयरन का फेरम,
सोडियम का नेट्रियम, पोटेशियम का कैलियम, टिन का स्टैनम, एंटीमनी का स्टाइबियम एंड टंगस्टन का वॉल्फ्राम। तो इसके हिसाब से इनके सारे सिंबल्स हो गए। आपको ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में यूजुअली दे डोंट आस्क दीज थिंग्स। याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज याद करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, सिंबल्स आपको सारे आने चाहिए, सिंबल्स आपको सारे आने चाहिए, जितने सिंबल्स याद हो सकें याद कर लीजिए। उनके एटॉमिक नंबर अभी आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे जब 5th चैप्टर है आपका। अब मैं ये कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप 1 to 20 एटॉमिक नंबर आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। पीरियोडिक टेबल के जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक नंबर आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। मास नंबर भी याद कर लो इफ़ पॉसिबल, और ट्राई करो कि डेली कुछ कुछ एलिमेंट्स के नेम्स और जो उनके सिंबल्स हैं वो याद करिए। और अगर और ज़्यादा कर सकते हो तो अभी जैसे कुछ रेडिकल्स आएंगे आपके इस चैप्टर में, फॉर्मूले आएंगे, तो कुछ फॉर्मूले डेली 2, 5 जितने आपकी कैपेबिलिटी है वो याद करना आप शुरू करिए, ताकि ईयर के एंड तक आप लोगों को काफ़ी याद हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इकट्ठे जब हम याद करने बैठते हैं ना तो याद नहीं होता। बच्चों को केमिस्ट्री में यही दिक्कत होती है कि उनको लर्न नहीं होती है, क्योंकि ना इसमें कुछ ऐसे नहीं चलता कि अंदाज़ा नहीं चलता। अब किसी सॉल्ट का फॉर्मूला है KCl है या KBr है या AgCl है या AgBr है, तो जो फॉर्मूला है वही रहेगा, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। आप AgBr को AgBr2 नहीं लिख सकते, है ना। क्यों नहीं लिख सकते वो हम आगे पढ़ेंगे अभी, वैलेंसीज कैसे होता है। तो इसीलिए आप लिख के याद करोगे ना तो याद हो जाता है। ऑलराइट, तो अब ये कह रहे हैं कि IUPAC का बेसिस बनाया गया। अब IUPAC एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक यूनियन है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको रेगुलेट करती है, ठीक है। सारे लॉज ले डाउन करती है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट केमिकल सिंबल्स। केमिकल सिंबल क्या होते हैं कि a symbol is a short form that stands for the atom of a specific element or the abbreviations used for the names of the element। सिंबल क्या होता है, जैसे कि सल्फर का S है, सोडियम का Na है, हाइड्रोजन का H है, ये सारे सिंबल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट लेटर इज रिटन इन कैपिटल और जो दूसरा वाला होता है वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, है ना। जैसे सोडियम का क्या है, नेट्रियम होता है तो पहला N कैपिटल A स्मॉल, ठीक है। और कोई डबल, हाँ मैग्नीशियम, M कैपिटल G स्मॉल, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल दे रखे हैं इतने सारे कि अब देखो यहाँ पे दे रखा है कोबाल्ट। कोबाल्ट को हम CO लिख देते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ C लिखेंगे तो वो C कार्बन भी है ना, कार्बन तो C होता है, तो कोबाल्ट को हमने CO कर दिया। फिर कॉपर को क्यूप्रम होता है तो उसको Cu कर दिया, कैल्शियम को Ca कर दिया, कैडमियम को Cd, क्रोमियम को Cr, क्लोरीन को Cl, ठीक है। तो ये आपको सारे याद रखने पड़ेंगे, भूलना नहीं है, कुछ भी लिख के याद करना है ना। इसमें बच्चे बड़े मतलब पढ़ते ही दिमाग खराब हो जाता है कि कितना याद करें मैम, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। एंड चिल्ड्रन इवन से कि किसने बनाई केमिस्ट्री, हमें क्या यूज़ है इसका, वी डोंट वांट टू स्टडी, बट इट इज़ वेरी यूजफुल एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। तो जस्ट गिव इट अ शॉट एंड डोंट बी परप्लेक्स्ड बाय इट, उसको बर्डन समझ के मत करिए, एंजॉय योर सब्जेक्ट एंजॉय करोगे तो मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है। तो ये लर्न ज़रूर करने हैं आपको। अब जो सिंबल, ही हमने सिंबल रख दिए, अब सिंबल की सिग्निफिकेंस क्या है, सिंबल क्यों ज़रूरी है, ये आपसे ये पूछा जा सकता है 1 मार्क में या 2 मार्क्स में। ये इंटरनल असेसमेंट में पूछते हैं, बोर्ड में तो नहीं पूछते कि सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, एक तो वो उसका नेम रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका नाम क्या है, एलिमेंट का नाम पता चल गया आपको सिंबल से। दूसरा वो उसका एक एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन क्वांटिटी ऑफ द एलिमेंट इक्वल इन मास टू इट्स एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास, मतलब उस एक एटम की जो वेट है वो 1 ग्राम एटॉमिक मास है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया, N है वो नाइट्रोजन का सिंबल है, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो क्या दिखा रहा है, 14 पार्ट्स बाय वेट ऑफ नाइट्रोजन। और ये 14 पार्ट्स का मतलब ये हो गया कि ये एटॉमिक वेट है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि हाँ, एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि आप कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे कि ये हमारा अभी हमने इतने सारे पढ़े थे कि कैपिटल C है तो कार्बन है ना, Ca है तो कैल्शियम है, CO है तो कोबाल्ट है, और क्या था, Cd है तो कैडमियम है, Cl है तो क्लोरीन है, Cr है तो क्रोमियम है,
ऐसे, ठीक है, बहुत सारे हैं ये। अब ये कह रहे हैं कि CO जो हमने यहाँ पे लिखा है, C कैपिटल और O स्मॉल लिखना है। अगर C और O दोनों आपने कैपिटल लिख दिए तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है, कोबाल्ट की जगह आपने कार्बन मोनोऑक्साइड लिख दिया। तो इन छोटी छोटी चीजों का केमिस्ट्री में हमें थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, नाउ सिंबल के बाद फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या होता है कि एटम्स जब कंबाइन करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं, ठीक है। व्हेन दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स दे डू सो इन अ पर्टिकुलर रेशियो। तो वो जो है रेशियो जो उनके कॉम्बिनेशन से बनता है, जो कंपाउंड बनता है, 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट्स या 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जिस रेशियो में वो कंबाइन होते हैं वो उसका फॉर्मूला बनता है। जैसे कि आपका कंपाउंड है, सबसे सिंपल कंपाउंड क्या पढ़ रहे हैं हम, पढ़ा है हमने H2O वाटर। तो इसमें रेशियो क्या है, 2:1, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। हम दूसरा कोई कंपाउंड ले लेते हैं, हम ले लेते हैं HCl, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। तो इनका रेशियो क्या होगा, 1:1, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद 1 एटम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। और कोई ले लो, आप ले लो MgSO4। अब हम लेते हैं कोई MgSO4, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम इज कंबाइनिंग विद 1 एटम ऑफ सल्फर एंड 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। वैसे सल्फेट जो होता है ये पूरा एक रेडिकल होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी कि रेडिकल क्या होता है, एटम क्या होता है, उनकी वैलेंसीज क्या क्या होती है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जो एटम्स हैं वो अलग अलग रेशो में कंबाइन करते हैं और वो एक मिलके एक कंपाउंड बनाते हैं, और वो उसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और उनको हम द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज फॉर्मूला और द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज द केमिकल फॉर्मूला एंड इट एम्प्लॉयज सिंबल्स टू डिनोट द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। इसको हम केमिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं, जिसमें कि हम उस एलिमेंट के सिंबल्स को यूज करते हैं। A molecule of an element may contain 1 or more atoms of it, ठीक है। एक भी एटम हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। जैसे कि अब जैसे हमारा एक और एटम है, मॉलिक्यूल है सॉरी, CH4। तो इसमें क्या हो गया, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अलग अलग सबके रेशोज हो सकते हैं, कंपाउंड चेंज हो सकते हैं, और कंपाउंड्स के हिसाब से डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके डिफरेंट रेशोज होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अलग अलग कंपाउंड्स, अलग अलग एलिमेंट्स एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। उनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि जिस रेशियो में वो कंबाइन कर रहे हैं उस नंबर को उसके साइड में नीचे लिख देते हैं सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट समझते हो आप लोग, जैसे ये X है तो ये A जो है इसकी सुपरस्क्रिप्ट है और B इसकी सबस्क्रिप्ट है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो हम ये लिखते हैं ना, जैसे NH4Cl का एग्जाम्पल दिया है, NH4Cl, इसमें अमोनिया का 1 एटम, हाइड्रोजन के 4 एटम्स और क्लोरीन के 3 एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो हाइड्रोजन के जो 4 एटम्स हैं उनको हमने कहाँ रखा है, ऊपर सबस्क्रिप्ट में रखा है, नीचे लिखा है, ठीक है। बगल में नहीं लिखते, वी डोंट राइट इट लाइक दिस, हम ऐसे नहीं लिखते हैं, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, ऐसे नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है, आपको NH4C, H2O और MgSO4, KNO3, ठीक है। तो हम नीचे लिखते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो इसको सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सोडियम कार्बोनेट डिनोट्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सॉरी, डिनोट्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम कार्बोनेट, जिसमें कि 2 एटम होते हैं सोडियम के, 1 एटम होता है कार्बन का और 3 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, ठीक है। ये हो गया आपको। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखने से आपको क्या समझ में आता है, आपने किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को देखा तो आपको क्या समझ में, जैसे हम बात करें कि आपने KNO3 को देखा, तो KNO3 को देख के आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। देखो, एक तो आपको ये पता चल जाता है कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कौन से हैं, आपको समझ में आ गया कि ये पोटेशियम है, इसमें नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स पता चल गए और नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स भी पता चल गए। आपको ये भी पता चल गया कि पोटेशियम का 1 एटम है, नाइट्रोजन का 1 एटम है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स, ठीक है। तो
हमें उसके हिसाब से उसका मास भी पता चल गया, क्योंकि हमें पोटेशियम का मास पता है, नाइट्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का पता है, तो हम टोटल जो कंपाउंड है हमारा उसके एक मॉलिक्यूल का मास भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और किस रेशियो में कंबाइंड है वो भी निकाल सकते हैं कि 1:1:3 के रेशियो में, 1 पोटेशियम 1 नाइट्रोजन एंड 3 ऑक्सीजन। तो ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई हैं, तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। ये जो सिग्निफिकेंस है ये क्वेश्चन अक्सर आता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। ये क्या दे रखा है इन्होंने कि बोथ द मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता है, ये फॉर्मूला जो होता है केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फिर रेस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, कितने एटम्स प्रेजेंट है वो बताता है, और उनके आपस में रेशियो क्या है वो भी बताता है। एग्जाम्पल दे रखे हैं कि CO2 का, अगर एक CO2 का एग्जाम्पल लें तो CO2 के फॉर्मूला देखने से हमें क्या पता चलता है कि इसका CO2 का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CO2 है, इसमें एक कार्बन एटम है जॉइंड बाय 2 ऑक्सीजन एटम्स, मॉलिक्यूलर मास उसका 44 हो जाएगा, क्योंकि कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 2 32, 32 + 12 44, ठीक है। तो समझ में आ गया ना। देखो CO2 का क्या है, C का होता है जो मास होता है वो होता है 12 AMU में हम काउंट करते हैं, यहाँ पे दिया नहीं है यूनिट, AMU एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन का क्या होता है 16, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं, तो हम क्या करेंगे × 2 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 32, ठीक है। तो CO2 का टोटल कितना हो गया 12 + 32, तो ये हमारा कितना हो गया 44 AMU एटॉमिक मास ऑफ CO2, ठीक है, सिंपल। अब ये हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ही चलते हैं, वो है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है कि इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट और अ रेडिकल। एलिमेंट की भी वैलेंसी होती है, कई बार कुछ एलिमेंट्स कंबाइन करके एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स बना लेते हैं जिसको हम रेडिकल, और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम बोलते हैं वैलेंसी। अब आप कंबाइनिंग कैपेसिटी को कैसे समझोगे कि मतलब एक एटम एक बार में कितने और दूसरे एटम्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं। जैसे हम कहें, जैसे हमारे वी हैव गॉट 2 हैंड्स, तो अगर हम एक बार में एक इंसान का हाथ एक हाथ से पकड़ सकते हैं, दूसरे का दूसरे हाथ से पकड़ सकते हैं, तो हम एक टाइम में ऐसे बिल्कुल ग्रास्पिंग करके अगर हम ऐसे पकड़ें तो ऐसे इस तरीके से हम सिर्फ एक ही हाथ पकड़ सकते हैं, एक हाथ से, है ना। आई कैन होल्ड ओनली 1 हैंड विद दिस लाइक दिस। मैं चाहूँ कि मैं 2 हैंड्स यूज कर लूँ तो मैं इस तरीके से तो नहीं पकड़ पाऊंगी ना, दूसरे को थोड़ा फंसाऊंगी, ऐसे होगा, तीसरा तो नहीं पकड़ पाऊंगी। तो इस तरीके से तो मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है, एक हैंड की 1, दूसरे हैंड की 1, तो टोटल मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी है 2। मैं 2 लोगों के हाथ पकड़ सकती हूँ अपने दोनों हाथों से, तो मेरे पास जो मेरी वैलेंसी क्या होगी 2, मेरी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है 2। तो ऐसे ही जो हमारे एटम्स होते हैं उनकी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, वो डिपेंड करता है कि उनकी आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनको कि हम मेटल्स बोलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, दे देते हैं, वो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी कितने एटम देते हैं, ठीक है, वो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो जाती है। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं, तो वो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी हो जाती है। तो मतलब मेन चीज ये है कि हर एटम जो है, हर इंसान, इनफैक्ट एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड, वी वांट टू अचीव स्टेबिलिटी। हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें पढ़ लिख के कुछ बनना है, वी हैव टू चूज अ प्रोफेशन, अ करियर बनाना है, एंड वी हैव टू स्टैंड समवेयर इन द सोसाइटी, दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग। नहीं तो पढ़ाई कोई करेगा ही नहीं, जरूरत क्या है पढ़ाई की, है ना। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कि सिर्फ नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई करते हैं। वी आर ऑल डूइंग समथिंग समथिंग जस्ट टू गेन अ पोजीशन इन सोसाइटी, टू अर्न सम मनी, ताकि हमारा जो लाइफ है वो स्मूथली चलती रहे। तो हमारा एक मतलब वी वांट टू बी स्टेबल इन लाइफ, स्टेबल सोसाइटी में होना चाहते हैं, हमारी लाइफ में हम स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके जो पास इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर ऐसा होता है कि वो आराम से नहीं बैठ पाते हैं एटम्स, तो वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। तो वो स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर को गेन करने के लिए या अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो वो जो जितने इलेक्ट्रॉन्स का उनका लेन देन होता है, गेन और लॉस होता है, वो उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से उनकी वैलेंसी सेट होती है।
तो वैलेंसी क्या है? इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और अ रेडिकल। आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी हम इसके बाद और अभी देखते हैं कि क्या होता है ये, ठीक है। अब हाइड्रोजन की हम 1 लेते हैं और मैक्सिमम जो वैलेंसी लेते हैं हम वो लेते हैं 4, ठीक है। 1 2 3 4 ये हमारी वैलेंसी होती है। और जो हमारा जो एक्सट्रीम जो राइट में जो ग्रुप होता है, नोबल गैसेस होती है, उनकी वैलेंसी होती है 0। मतलब वो बहुत सेल्फ सफिशिएंट हैं, अपने में खुश हैं, दे नीड नॉट कंबाइन विद एनीथिंग एल्स, किसी और एलिमेंट से वो कंबाइन नहीं करना चाहते, दे आर वेरी हैप्पी ऑन देयर ओन, तो उनकी वैलेंसी 0 होती है। बाकी सारे एलिमेंट्स की 1 2 3 4 के बीच में वैलेंसी होती है। अब डेफिनेशन है क्या है वैलेंसी की? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स an atom can lose or gain or share during a chemical reaction is called its valency, ठीक है। और इसका डिटेल हम पढ़ेंगे हमारा जो 4th चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर उसमें। अब एलिमेंट्स क्या हैं? जब हम पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट करते हैं, एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आता कि इस तरीके से, चलो खैर इस तरीके से चैप्टर्स प्लेस्ड हैं कि बच्चे को अब पीरियोडिक टेबल तो आपने पढ़ी नहीं है, देखी तो होगी 8th में, लेकिन पढ़ी नहीं है आप लोगों ने, है ना, ढंग से। चलो, एलिमेंट्स विद 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल आर यूजुअली मेटल्स। अब जो एलिमेंट होते हैं वो अरेंज्ड कैसे होते हैं, उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है कि उनके सेंटर में ना न्यूक्लियस में आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ, है ना, फिर आगे चलते हैं। अब देखो मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक एटम जो होता है उसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे हम किसी भी एक एटम को ले लेते हैं, हम सिंपल सा कोई एटम लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं, ठीक है, कार्बन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो उसके जो एटम्स होते, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसके अंदर, कोई भी एटम होता है तो उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर, जैसे हमारा होता है सोलर सिस्टम है ना, सन सेंटर में होता है, उसके चारों ओर प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही न्यूक्लियस सेंटर में होता है और उसके चारों ओर ऑर्बिटल्स बने होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। तो वो एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है कि कितने ऑर्बिटल होंगे। कार्बन एक छोटा एटम है तो उसके 2 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो उसके पहले जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसका जो सेकंड ऑर्बिटल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मैं एक बस इसलिए समझा रही हूँ, आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि वैलेंसी होती क्या है। तो हमें एक्चुअली क्या चाहिए, एक एटम को क्या चाहिए होता है कि ये जो इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, किसी भी एटम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, वो एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। और हाइड्रोजन और हीलियम 2 एक्सेप्शन है जिनके कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स में वो कंप्लीट हो जाता है ऑर्बिटल, क्योंकि उनके पास एक ही ऑर्बिटल होता है। एक से ज्यादा जिसके पास होते हैं उसको अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए या तो वो जो एलिमेंट होता है ना वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है, गिव्स अवे इलेक्ट्रॉन्स, और टेक्स इलेक्ट्रॉन्स, या तो किसी को दे देता है या किसी से ले लेता है। दोनों केसेस में उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो अपना कंप्लीट करता है। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कोई देता नहीं है कोई लेता नहीं है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन एक और एटम के साथ शेयर कर लेता है। तो जैसे किसी और एटम के साथ कंबाइन किया, उसके साथ उसके 4 इलेक्ट्रॉन भी ले लिए, तो ये हो गए उसके 8 इलेक्ट्रॉन। और यही 8वां इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यही 8 इलेक्ट्रॉन्स वो दूसरा एटम भी यूज करे, ठीक है। तो कार्बन, जैसे हमने कंपाउंड बनाया CCl4, कार्बन और क्लोरीन का, तो कार्बन के जो चारों एटम है ये क्लोरीन भी यूज करेगा और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन भी यूज करेगा और क्लोरीन के चारों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन भी यूज करेगा। इस तरीके से वो शेयर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जितने शेयर कर रहे हैं या जितने दे रहे हैं या जितने ले रहे हैं वो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, वी कॉल इट द वैलेंसी, ठीक है। उसको हम बोलते हैं वैलेंसी, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं। तो हम वापस आते हैं हमारे चैप्टर पे कि देखो इलेक्ट्रॉन्स जितने होते हैं आउटरमोस्ट शेल में उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दीज एटम्स हैव टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। ये हम बात कर रहे हैं ग्रुप 1 2 3 की। जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 2 3 है वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ग्रुप 3 के 3 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज उन पे आ जाता है
अभी क्यों आता है ये भी समझाती हूँ। जैसे एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 2 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो 3 पॉजिटिव चार्ज। तो यूनिवेलेंट, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। और इन पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस। ठीक है, ये कैसे हुआ कि सोडियम जो था इसका एटॉमिक नंबर क्या था 11, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी 281, पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 1, तो एक इसने लूज कर दिया और एक पॉजिटिव आयन बना लिया, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई 28। जो ये 1 इलेक्ट्रॉन था ये इसने दे दिया। ठीक है, मैग्नीशियम का क्या था Mg, इसका एटॉमिक नंबर है 12, तो 282, पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 एंड थर्ड में 2। ये कैसे होते हैं इसका भी रूल होता है, ये भी आप 4th चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने ये लास्ट वाले अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ये दे दिए और उसने बना लिए डाइवेलेंट आयन 28, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। तीसरा जो है आपका एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर 13, 283, इसके जो 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे देता है ना, और ये जाके ट्राइवेलेंट आयन बना देता है। एल्यूमिनियम का 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, और यहाँ पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई 28। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन गेन किए हैं। जो एक एटम होता है ना वो न्यूट्रल होता है, मतलब कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए उसका जो ओवरऑल चार्ज होता है वो न्यूट्रल रहता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, इसका मतलब उसके अंदर 11 क्या है प्रोटॉन्स हैं और 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, दोनों का नंबर सेम होगा, लेकिन जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे क्या हो गया, उसके प्रोटॉन तो 11 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए 10, तो इसका मतलब इस पे एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। इसने पॉजिटिव चार्ज, बेटा ये ध्यान से समझो, आप लोग चिल्ड्रन यूजुअली गेट कंफ्यूज कि पॉजिटिव चार्ज गेन किया है, पॉजिटिव चार्ज गेन नहीं किया है, एक नेगेटिव चार्ज लूज किया है, इसीलिए एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 11 थे, 11 में से एक चला गया तो 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं, और जो प्रोटॉन्स 11 थे वो 11 की 11 ही है, उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़े से, है ना। ऐसे ही आप एल्यूमिनियम के एग्जाम्पल ले लो, एल्यूमिनियम में देखो, एल्यूमिनियम का क्या होता है Al13, इसमें क्या है 13 प्रोटॉन्स हैं और 13 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों सेम है क्योंकि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अब ये क्या करता है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 3 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसीलिए एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज आते हैं क्योंकि वो 3 नेगेटिव चार्ज लूज कर, ठीक है, बराबर बराबर थे ना सारे, लेकिन वो नेगेटिव चार्ज लूज कर दिए, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। पॉजिटिव चार्ज आके कहीं से एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है, ये चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं कैटायंस। अब हम पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में चलें तो यहाँ पे जो ग्रुप आपका 15, 16, 17 है उसमें क्या होता है, उसमें एलिमेंट्स में लास्ट में जो उनका लास्ट ऑर्बिटल होता है उसमें 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, और वो होते हैं हमारे नॉन मेटल्स। और स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये क्या करते हैं, क्योंकि इनके पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करें, उससे इन्हें इजी पड़ता है कि ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लें। जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, तो उसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो फिर उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तब भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये वाले जो ग्रुप्स हैं 15, 16 एंड 17, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेते हैं, गेन कर लेते हैं, और इसलिए ये नॉन मेटल्स हैं और ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। कार्बन नॉन मेटल होता है, सिलिकॉन जर्मेनियम मेटलॉइड्स होते हैं। ठीक है, ये बीच वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं, ग्रुप 14 की बात कर रहे हैं, जो हमने कहा था कि कार्बन जो है वो शेयर करता है। ठीक है, यहाँ पे ये अब 15, 16, 17 दिखा रहे हैं। 15 के एलिमेंट्स हैं ये, ग्रुप 15 ये है, ग्रुप 16 ये है, ग्रुप 17 ये है। अब यहाँ पे क्लोरीन की बात, सबसे पहले क्लोरीन को लिया है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो Cl17 है,
287 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी, 17 को ब्रेक किया तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसने गेन कर लिया और ये Cl नेगेटिव या क्लोराइड आयन बन गया, जो कि अब इसका जो ऑक्टेट था वो कंप्लीट हो गया 288 और ये एक यूनिवेलेंट आयन बन गया, वैलेंसी इसकी 1 है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 16, तो इसमें क्या है, सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, 16 तो सल्फर का होता है, तो ऑक्सीजन का हो गया 8 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 6, तो इसका जो आउटरमोस्ट शेल है इसकी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है 28, तो ये बन गया डाइवेलेंट आयन। तीसरा नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया है। नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो ये बनाती है 2 5, तो यहाँ पे हो गया इसके 2 इलेक्ट्रॉन इनरमोस्ट शेल में और सेकंड शेल में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है और ये हो जाता है इसका 2 8, तो ये ट्राइवेलेंट आयन बनाती है। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं तीनों, ठीक है। और नेगेटिव आयंस को हम एनायंस बोलते हैं, पॉजिटिव आयंस को हम बोलते हैं कैटायंस और नेगेटिव आयंस को हम बोलते हैं एनायंस। ये दिखा रहे हैं आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल कैसे वेरी करते हैं और उसमें उसके साथ वैलेंसी कैसे वेरी करती है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अपनी पीरियोडिक टेबल में, तो अगर किसी एटम की आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी भी 1 होगी। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी 2 होगी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी 3 होगी। और जो 4 है उसकी वैलेंसी क्या होती है 4 ही होती है। लेकिन 4 के बाद जब हम मूव करते हैं राइट में तब वैलेंसी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5, वैलेंसी हो गई 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6, वैलेंसी हो गई 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7, वैलेंसी हो गई 1 और ग्रुप 8 की वैलेंसी जो है वो 0 होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया नोबल गैसेस होती है। तो वैलेंसी कैसे हमारी वेरी कर रही है 1 2 3 4 3 2 1 0 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो वैलेंसी, अब वैलेंसी जो रेडिकल की होती है वो इट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स दैट विल कंबाइन विद द डिस्प्लेस और डिस्प्लेस वन एलिमेंट ऑफ दैट रेडिकल। रेडिकल की वैलेंसी कैसे होती है कि जिसके साथ अगर वो हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन कर रहा है तो वो कितने हाइड्रोजन एटम्स को साथ कंबाइन कर रहा है वो उसकी वैलेंसी हो जाती है। जैसे कि ये HCl है तो क्लोराइड जो रेडिकल है वो एक हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी हो गई, ठीक है। ये एग्जांपल्स दे रखे हैं यहाँ पे, जैसे कि ऑक्सीजन का दे रखा है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2। अमोनिया में एक नाइट्रोजन का एटम 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करते तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई। मीथेन में 1 कार्बन एटम कंबाइंस विद 4 हाइड्रोजन एटम्स तो कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, ठीक है। ये हो गई वैलेंसी। अब वेरिएबल वैलेंसी और रेडिकल्स मेरे ख्याल से ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, देन यू विल गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे कवर करेंगे। ओके, आप लोग पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। ठीक है।